नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और जिस व्यक्ति की आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये वो व्यक्ति है जो अपने नफरती भाषणों की वजह से सुर्खियों पे है। इसका नाम है कालीचरण और कई केस इनके खिलाफ एक केस अब दायर किया गया है। रायपुर में दरअसल एक धर्म संसद नाम के आयोजन के दौरान कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और नाथूराम गोडसे की तारीफ की और एक तरह से समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काने वाली बातें कही और इसके बाद पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रमोद दुबे नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये जो भाषण हम आपको दिखा नहीं सकते लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कालीचरण ने दिया और इतने आपत्तिजनक शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया कि वो बताए भी नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समाज में जहर घोलने की कोई भी साजिश होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है कालीचरण को, सिर्फ एफआईआर ही दायर हुई है। खास बात यह रही कि इस आयोजन के दौरान एक साधु महंत रामसुंदर दास जो हैं वो उठे। जब उनका भाषण देने की बारी आई उन्होंने कालीचरण के कहे हुए सभी शब्दों पर घोर आपत्ति दर्ज की और उस आयोजन से उठकर चले गए। आपको सुनाते हैं महंत रामसुंदर दास ने क्या कहा। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। महंत रामसुंदर दास ने कही ये बात और भी लोगों को उस मंच से कहनी चाहिए थी। वहीं पर कालीचरण नाम के जो शख्स हैं उनका विरोध होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसकी वजह से कुछ और लोगों का हौसला, उनकी हिम्मत बढ़ी होगी ऐसा कहने की। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की बात की है और इसी मसले पर हमारा आज का सवाल भी है कि क्या धर्म की आड़ में ये भारतीयता पर चोट है। तो आइए पहले सुनते हैं भूपेश बघेल ने क्या कहा इस मसले पर। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्या गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसा ही जहर घोलने की कोशिश 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से हुए एक आयोजन में भी हुई। इसमें भी भड़काऊ भाषण दिए गए, नफरती बातें कही गई और इस मसले पर देश के 76 जाने माने वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी और इन नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने को कहा। ये कहा गया कि ऐसे भाषण देने वाले 9 लोगों के नाम इस पत्र में लिखे गए और कहा गया कि उनके भाषण सिर्फ नफरत फैलाने वाले ही नहीं थे बल्कि उनमें एक पूरे समुदाय को मार देने का खुला आह्वान किया गया। ये भाषण न सिर्फ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है बल्कि देश में रह रहे करोड़ों मुस्लिम नागरिकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये बात वकीलों के उस पत्र में कही गई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया है। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संविधान के जानकार फैजान मुस्तफा साहब। फैजान साहब, आपका स्वागत है। आपने भी सुना किस तरह के नफरती बातें कही गई हैं। हालांकि टीवी पर हम इन बातों को दिखा नहीं सकते लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सब तक पहुंच गई हैं। अगर इस मामले पर कार्रवाई होती बिल्कुल निष्पक्ष और तुरंत, और अगर कोई और व्यक्ति इनकी जगह होता
तो क्या अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती? ये जो ताजा बयान है, इसको आए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और दूसरे जो बयान हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए उन्हें 17 से 19 दिसंबर के बीच दिया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो पहली चीज संविधान के जानकार के तौर पर कि अगर कानून निष्पक्ष काम कर रहा होता, तेजी से काम कर रहा होता, तो अब तक इन लोगों के को लेकर क्या कार्रवाई होती? सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, प्रश्न धर्मनिरपेक्षता का नहीं है, प्रश्न है रूल ऑफ लॉ का। जो जोक्स अभी बोले नहीं गए, अगर उनके शोज कैंसिल होते हैं और लोग अरेस्ट होते हैं और महीने भर तक हमारे कॉमेडियंस जो हैं वो जेलों में रहते हैं, तो और ऐसे इनसे बहुत कम मामलों में यूपा फौरन लगा दी जाती है, तो एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूल ऑफ लॉ में हमारा विश्वास कुछ कम हो गया। लेकिन मैं आज ये कहूंगा, अगर एफआईआर हो भी जाए, जैसा कि बघेल साहब कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां, और अरेस्ट भी हो जाएं, तो बहुत जल्दी बेल हो जाएगी जब तक यूपा नहीं लगाया जाएगा, जब तक एनएसए नहीं लगाया जाएगा। और बेल के बाद जब बाहर आएंगे तो बहुत बड़ा स्वागत होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे समाज पर धर्म हावी हो गया। जब हमने संविधान बनाया था तो हम ये समझते थे कि हम धर्म को दूर रखना चाहते हैं, लोगों का धर्म हो, राज का धर्म ना हो, क्योंकि पूरे विश्व में, सुशील, और मैं कह रहा हूं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से, जितना खून खराबा धर्मों को लेके हुआ है उतना किसी को लेके नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि धर्मों की वजह से धर्मों ने कहा ये करो, लेकिन धर्म के जो मानने वाले हैं वो अपने धर्म से हट गए। और जिस समाज में धर्म जो है वो हावी हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो कि अफगानिस्तान हो कि ईरान हो, वो समाज तबाही के दहाने पे जाएगा। देश के संविधान ने मॉडर्निटी को अपनाया था, साइंटिफिक टेम्पर को अपनाया था, धार्मिक उन्माद से दूरी बनाई थी, लेकिन हमने वोटों की राजनीति में धर्म को सबसे आगे कर दिया। आज इलेक्शन धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, मंदिर के बनाने के नाम पर, मंदिर का काम रुकवाने के नाम पर अगर होंगे, तो फिर समाज के ऊपर लगातार धर्म का जो ये एक रोज डोज दिया जा रहा है, उस डोज से लोग यकीनन पागल हो जाएंगे। और आप देखिए कि धर्म इतना हावी है कि 9/11 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ये न्यू क्रूसेड्स है, जबकि आपको मालूम है कि क्रूसेड्स में क्रिश्चियन इन्वेडर्स आते थे फिलिस्तीन में, उधर से अटैक होता था। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भारत के समाज में हमें इन चीजों को रोकना है, 76 वकील गए हैं, उससे आपको यह सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे समाज में अभी लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका विश्वास रूल ऑफ लॉ में है, संविधान में है। लेकिन क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? वैसे तो आप कहेंगे कि साहब देखिए, लखीमपुर खीरी में सुप्रीम कोर्ट सख्त पड़ी तो अरेस्ट भी हो गई फौरन और एक एसआईटी भी बन गई। लेकिन ये कि ये मामला कि आप सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत में जाएं ये कहने के लिए कि एफआईआर हो जाए, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में देश के लीगल सिस्टम के लिए अच्छा साइन नहीं है कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के दरवाजे पे जाएं ये कहने के लिए कि ये जुर्म हुआ है, इसकी एफआईआर हो जाए और इस पे अरेस्ट हो जाए। ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लोकल पुलिस का काम है। क्या उन पुलिस वालों की कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? कभी नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकती? जी बिल्कुल, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो स्थानीय शासन प्रशासन और पुलिस को देखना, अगर उस मामले के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो ये एक गंभीर मामला है कि सुप्रीम कोर्ट तक हर छोटी चीज जो खुद हो जानी चाहिए उसके लिए कोई पहुंच रहा है।
क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं जिनको लॉ एंड ऑर्डर लागू करना वो सब राजनीति के दबाव में अपने अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं, या राजनीति के दबाव में है? पूरी व्यवस्था इस तरह से राजनीति के दबाव में आ गई है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। मैंने अभी कहा कि पॉलिटिकल क्लास धर्म का इस्तेमाल करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि जनता धर्म के नाम पर वोट देती है। तो जनता की भी पूरी गलती है, पॉलिटिकल क्लास की भी पूरी गलती है। आप ये सोचिए कि धर्म इतना हमारे ऊपर हावी है कि कोई और मुद्दा जो है वो अहम नहीं है। 2014 में विकास के मुद्दे पे इलेक्शन हुआ, और अब आप देखें कि उसके बाद के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें नाम चाहे विकास लिया भी जाए, लेकिन धर्म कहीं ना कहीं इधर से उधर से आता है। हर पॉलिटिकल पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल ने किया, जो प्रियंका गांधी कर रही है, या आपकी ममता बनर्जी कर रही है, कि पॉलिटिकल रैली है, उसमें श्लोक पढ़े जा रहे हैं, आरती हो रही है। ये कोई भारत का जब संविधान बना था और 60 सालों तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब हर पॉलिटिकल लीडर को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बतानी है, और वो आइडेंटिटी बताएंगे तब उन्हें वोट मिलेगा। तो ये तो जनता की गलती है कि अगर जनता जो है वो धर्म जो कि सब के सब पुराने हैं, सब के सब रूढ़िवादी हैं, सब के सब भूतकाल के हैं, उनकी तरफ देखना चाहते हैं और उनसे गवर्न होना चाहते हैं, और भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहते, उन्नति और प्रोग्रेस की तरफ नहीं देखना चाहते, तो जाहिर है कि देश जो है वो एक गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। जी, और संविधान की आपने बात की कि धर्मनिरपेक्षता उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और जितने भी चुनाव हमारे हो रहे हैं उन सब में इस सब का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर आप संविधान के प्रावधानों के लिहाज से देखेंगे तो कितने जो प्रावधान है उनका उल्लंघन इन भाषणों में होता है, एक के बाद एक? कौन कौन से कानून जो है तोड़े जाते हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर के संभालने वाले स्थानीय लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं या इस पर अमल नहीं कर रहे हैं? देखिए सुधीर, सबसे बड़ी बात ये देखिए कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। जो विभाजित हिस्सा था वो एक धार्मिक राज्य बन गया। हमारी संविधान सभा ने यह तय किया कि हम एक धार्मिक राज्य नहीं बने। हमने कोई रिलीजियस क्वालिफिकेशन अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के लिए नहीं रखी। हमने अनुच्छेद 15 में कहा कि धर्म के नाम पर राज्य कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फिर जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया, उसमें कह दिया कि वोट धर्म के नाम पे नहीं मांगा जाएगा। और 1988 में एक संविधान में हम संशोधन ला रहे थे जिसमें हम कह रहे थे कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। उसको कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और बीजेपी तो खैर लीड कर ही रही थी उसको, उन्होंने उसका विरोध किया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं हुआ। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आज भी जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के हिसाब से कोई भी राजनीतिक दल जो है वो रजिस्टर तभी हो सकता है जब वो साफ तौर से ये एक शपथ ले कि उनका विश्वास है धर्मनिरपेक्षता में, और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर वो संविधान के मूल्यों के विरुद्ध जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब धर्मनिरपेक्षता जो है उसको हमने मॉडर्निटी के अगेंस्ट हम नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि ये एक्स धर्म और वाई धर्म की आपस की लड़ाई है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि कभी भी शांति नहीं हो सकती जब तक धर्मों के बीच शांति ना हो और धर्मों के अंदर शांति ना हो। आप देखते हैं किस तरीके से शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, किस तरीके से मस्जिदों में पाकिस्तान में नरसंहार हो जा रहा है। हमारे अपने देश में पुराने जमाने में हमने बुद्धिस्ट के साथ जो किया वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। तो धर्मों के बीच और धर्मों के अंदर शांति कब आ सकती है? जब लोग मॉडर्न हो जाएं। जो हुआ वो ये कि यूरोप में आपको मालूम है कि पहले रेनेसा आया, एज ऑफ रीजन आया, फिर रिफॉर्मेशन हुआ धर्म। हमने आर्टिफिशियली सेकुलरिज्म ऊपर से थोप दिया और हमारे देश के सारे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे। पिछले चंद सालों में 66%
रिलीजियस टूअर्स में इजाफा हुआ है। जब पहले मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, बहुत कम लोग नमाज पढ़ते थे। अब आप जाइए तो पूरी मस्जिदें भरी हुई हैं, मंदिर भरे हुए हैं, गिरजाघर में भी बहुत। तो हम इतने ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं कि संविधान कहीं पीछे रह गया है। अब अगर उस संविधान को वापस लाना है एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो लीड तो पॉलिटिकल क्लास को करना होगा, और पॉलिटिकल क्लास इसको लीड जब ही करेगी जब जनता धर्म के नाम पर वोट ना दे। आप ये बताइए कि बहुत साल पहले जब ये कोसोवो और बोस्निया का मामला चल रहा था, तो एक दिन मैंने एक पोस्टर देखा साहब, मिल्ली पार्लियामेंट। ये कोई मुसलमानों के किसी छोटे से ग्रुप ने एक मिल्ली पार्लियामेंट बना ली। मैंने कहा भाई पार्लियामेंट तो एक ही है हमारी दिल्ली में। इसी तरह ये धार्मिक संसद जो है, ये संसद का अपमान है। देश की संसद सिर्फ एक है। देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है या विधानसभा को, और किसी को उसमें बोलने का अधिकार नहीं है। ये सारी बातें जो हो रही हैं, जिसे कहा जाए कि ये नरसंहार, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हो रही हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी किसी तादाद को मार पाएं। आप सोचिए कि दूसरे विश्व युद्ध में भी बहुत कम लोग मरे थे, जितनी आज मुसलमानों की इंडिया में जनसंख्या है, उतने लोग मारे जाना संभव नहीं है अगर ख्वाहिश भी हो। लेकिन यह कि हम आज बात कर रहे हैं उस बात की। हम जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में साइन कर चुके हैं। पूरा विश्व जो है वो उससे बहुत आगे जा चुका है, और हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि कोई एंटिटी जो अपने को संसद कहे, वो किसी दूसरे को इलिमिनेट करने की बात करे। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा देश को खतरा जो है वो इन लोगों से नहीं है, क्योंकि ये आप 9 को बंद कर दीजिए तो 9000 और है बाहर। लेकिन धर्म का क्या स्थान हो मॉडर्न इंडिया में, इस पर एक बहस होनी चाहिए। जी, निश्चित रूप से। और धर्म की जो भूमिका है राजनीति में, वो जिस तरह से हो गई है उस पर पुनर्विचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर विकास देश को करना है, देश के लोगों को आगे बढ़ना है। और इसमें जैसा फैजान साहब ने कहा, पहल राजनेताओं को ही करनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब, इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले देखते हैं कांग्रेस के नेता इस मसले पर क्या राय रखते हैं। देखिए, कानून के ऊपर कोई नहीं है। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उनके प्रति इस प्रकार के शब्द यूज करना बड़ी शर्म की बात है। और मैं इसको कांग्रेस की एफआईआर नहीं मानता हूं, ये जनता की एफआईआर है। और जो लोग संविधान का मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्रपिता का मजाक उड़ाएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। धर्म संसद के पावन मंच से नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राष्ट्रपिता के खिलाफ में बयानबाजी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और वहां पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक नेता ताली बजा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी जो 15 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहां पे विरोध किया सिर्फ रामसुंदर दास ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहीं न कहीं कालीचरण नामक उस असंत का समर्थन किया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पे राष्ट्रपिता के ऊपर में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीत ली है, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर कामयाबी मिली है। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, 1 सीट अकाली दल को मिली है। खास बात यह है कि आपके उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रहे रविकांत शर्मा को इन चुनावों में हरा दिया, और इसके बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। साफ तौर पे चंडीगढ़ के लोगों ने एक नई पार्टी, एक ईमानदार पार्टी, एक नेक सोच और साफ नीयत की पार्टी को मौका देते हुए पहली बार चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही आम आदमी पार्टी को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से
चंडीगढ़ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी सब के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अमित शाह ने कैप्टन और सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ बैठक की। अमरिंदर की पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ है पंजाब चुनाव के लिए, पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो इन्हीं सबको लेकर सीट बंटवारे पर बात हुई। तीनों दलों की अब एक कमेटी बनेगी जो सीट बंटवारे का कायदा तय करेगी कि किसे कितनी सीटें मिले और उसके बाद मिलकर तीनों आने वाले चुनाव में लड़ेंगे। कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। बिहार भर से आए पंचायत वार्ड सचिव आज पटना में जुटे प्रदर्शन के लिए, लेकिन पुलिस की लाठियों का शिकार उन्हें होना पड़ा। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी उन्हें तितर बितर करने के लिए। ये प्रदर्शनकारी जो है वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे क्योंकि वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का एक कार्यक्रम था। ये सभी पंचायती राज सचिव उनसे मिलना चाहते थे, अपनी शिकायत उन्हें देना चाहते थे, न्याय मांगने के लिए पहुंचे थे, अपना हक मांगने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये वार्ड सचिव जो है इन्हें 4.5 साल काम करने के बाद एक आदेश से हटा दिया गया और राज्य में 1 लाख से ज्यादा ऐसे वार्ड सचिव हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो 1 लाख से ज्यादा वार्ड सचिव जो हैं उन्हें हटा दिया गया, जबकि 4.5 साल लगातार उन्होंने काम किया था और इससे वो काफ़ी नाराज़ हैं। इसी नाराज़गी को जताने के लिए वो आज पटना पहुंचे बीजेपी के दफ्तर के बाहर, जहां पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का एक कार्यक्रम था। लेकिन मंत्री जी से तो मिल नहीं पाए, ऊपर से पुलिस की लाठियां उन्हें और झेलनी पड़ी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, पुलिस ने जिस तरह दौड़ा कर वार्ड सचिवों को पीटा है वो साफ इन तस्वीरों में दिख रहा है। इनकी मांग क्या थी? सरकार उनकी मांग पर विचार क्यों नहीं कर रही? देखिए, ये करीब 1,14,000 वार्ड सदस्य हैं और इनका काम था कि जो गांव के अंदर में हर घर नल का जल हो या अन्य स्कीम थी उनको इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग करना। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इनकी सेवा जो है टर्मिनेट कर दी है और ये पिछले करीब 2 हफ्ते से पटना के गर्दनीबाग इलाके में धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन राज्य सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और आज जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं वो उनका बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम था
और इसी के लिए वो वहां पर जाकर धरना पर बैठ गए। बाद में पुलिस का कहना है कि चूंकि ये उग्र हो गए थे इसलिए उन्हें लाठी चार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जो आपका सवाल है कि राज्य सरकार फिलहाल इन 1,14,000 लोगों को फिर से एम्प्लॉय करने के लिए तैयार नहीं है। सुशील जी, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और बात कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चुनाव आयोग को ताज़ा हालात की जानकारी दी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले 2 महीने के अंदर ये चुनाव होने हैं। प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो जाएगी और अब चुनाव आयोग उसकी तैयारी कर रहा है। उसी तैयारी से ठीक पहले स्वास्थ्य सचिव को आज चुनाव आयोग ने बुलाया था ताज़ा हालात की जानकारी लेने के लिए। और देश में इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के 578 केस सामने आ गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 142 केस राजधानी दिल्ली से हैं। महाराष्ट्र से 141, तेलंगाना से 38, कर्नाटक से 38, तमिलनाडु में 34, गुजरात में 43, केरल 37, राजस्थान 22, हरियाणा 5, ओडिशा 4, जम्मू कश्मीर 3, पश्चिम बंगाल 3, आंध्र 4, यूपी 2, चंडीगढ़ 3, लद्दाख 1, उत्तराखंड 1, मध्य प्रदेश 8 और हिमाचल प्रदेश 1। ऐसे इतने केस इन राज्यों में हैं। लेकिन खास बात यह है कि केस इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो केस सामने आ रहे हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट लोगों में है, क्या डेल्टा वेरिएंट है या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो अगर जीनोम सीक्वेंसिंग हर टेस्ट की होने लग जाए तो असली तस्वीर सामने आ पाएगी। तो ये नक्शा बता रहा है कि किस तरह पूरा देशव्यापी स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट अब फैल चुका है। और दिल्ली में जो स्थिति है ओमिक्रॉन वेरिएंट की और कोरोना के बढ़ते मामलों की, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार अब फिर सख्ती कर रही है। आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वाजिब भी हैं कि दिन में इतनी भीड़ जुटने दी जा रही है, बाजारों में तमाम जगहों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो सिर्फ रात में नाइट कर्फ्यू से क्या हासिल हो जाएगा, ये कितना कारगर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या इस मसले पर सोचते हैं, नाइट कर्फ्यू को लेकर और कोरोना को लेकर आने वाले दिनों में क्या पाबंदियां हो सकती हैं, इस पर वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बिल्कुल, जैसे ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तो अनाउंस किया है, तो जैसे ही शुरू हो जाएंगे हम तो बहुत फास्ट ट्रैक पे करवाएंगे इसको। जैसे ही इनके लिए वैक्सीन उपलब्ध होने लगेगी, हमारी पूरी तैयारी है। हम तो अपने स्कूलों में भी और अदर देन स्कूल भी जिस तरह से सबसे तेजी से दिल्ली की मेडिकल टीम ने पूरे 100% लोगों को फर्स्ट डोज लगाने का काम पूरा कर लिया है, वैसे ही 100% बच्चों को और बूस्टर डोज में भी हम सबसे आगे रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में ऐलान किया था कि 15 से 18 साल के जो किशोर हैं अब उनका भी टीकाकरण जनवरी से कराया जाएगा। इसे लेकर इस उम्र के जो बच्चे हैं या किशोर हैं वो काफी उत्साहित हैं, लेकिन टीकाकरण के इस मसले पर सियासत भी कम नहीं हो रही। हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले दौर का खाका खुद पीएम मोदी ने खींच दिया। साफ है कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम अब एक खास मुकाम पर पहुंच रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 10वीं में पढ़ने वाली सुहानी वर्मा ने अपनी खुशी व्हाट्सएप पर बताई। Yesterday, our Prime Minister addressed our nation and he told us that there will be vaccination starting for all the children and I'm extremely excited. जानकारों और डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों के टीकाकरण का फैसला बिल्कुल उपयुक्त है। The vaccination program for the kids which has started. ऐसा समय जब हम दुनिया भर में ओमिक्रॉन की लहर तेज होते देख रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण करना सही कदम है। Times when we are seeing a surge of the variant. बच्चों में
क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। लेकिन टीकाकरण का ये कदम भी राजनीतिक खींचतान से अछूता नहीं है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के ऐलान का श्रेय अपने सिर लेने में लग गए हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र ने मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने भी सरकार से ये खास आग्रह किया था। Why have you not formed a policy? आपकी नीति क्यों नहीं है 15 साल से कम के युवाओं के लिए? और वो भी तब जब आपने सुप्रीम कोर्ट को 22 जून को शपथ पत्र देकर कहा कि हाँ, हम 12 साल से ऊपर तो अभी लगा सकते हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब इस बात पर विचार हो रहा है कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज कौन सी वैक्सीन की दी जाए, वही जो पहले दी गई है या कोई नई? और क्या बूस्टर डोज के लिए सरकार समय पर सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी, जबकि अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली डोज भी नहीं लग पाई है। नई दिल्ली से सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्स्पा की वापसी होगी या नहीं, इस मसले पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल नागालैंड से आफ्स्पा की वापसी का सरकार पर दबाव बना हुआ था तब से ही, जब से मोन जिले में इसी महीने की शुरुआत में मोन जिले में 14 बेगुनाह नागरिक सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए, और उसके बाद से एएफएसपीए के खिलाफ यानी आफ्स्पा के खिलाफ उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उसकी वापसी की मांग की जा रही थी। अब एक कमेटी 45 दिनों में इस पर अपनी राय सरकार को देगी। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी एएफएसपीए हटाने की मांग के जोर पकड़ने के बीच रविवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के एक ट्वीट से इन अटकलों को और हवा मिल गई। उन्होंने लिखा कि केंद्र ने नागालैंड से एएफएसपीए को वापस लेने की मांग पर विचार के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। नागालैंड में फायरिंग करने वाले सेना के जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी और उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। नागालैंड में फायरिंग में जान गंवाने वाले 14 युवाओं के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि ये फैसले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री यांगथुंगो पैटर्न, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ 23 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिए गए। पिछले ही हफ्ते नागालैंड विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से उत्तर पूर्व के राज्यों से एएफएसपीए हटाने की मांग की थी। 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सेना की फायरिंग में 14 निर्दोष युवाओं की मौत के बाद एएफएसपीए हटाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। इस फायरिंग के बाद नागालैंड में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। न्याय होने तक सैन्य बलों के साथ पूरी तरह असहयोग की बात कही गई। कांग्रेस ने इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बम्बई में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है, तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है, और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नागालैंड में विरोध कर रहे संगठन इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर अभी तक केंद्र चुप्पी साधे हुए है। नागालैंड के ओटिंग गांव के पीड़ित परिवार इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मुआवजे का प्रस्ताव दिया, अब वो नौकरी का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन इस सब से हमारा बेटा वापस नहीं मिलेगा, गांव को उसके युवा वापस नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं सरकार इस मामले में स्पष्टता बरते और हमें बताए कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। नागरिक समाज में काफी गुस्सा है, इसलिए इस मांग से पीछे हटना इतना आसान नहीं है, भले ही सरकार ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की हो।
एएफएसपीए हटाने की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से विचार का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। अब देखना यह है कि विरोध करने वाले संगठन सेना के जवानों के खिलाफ सामान्य कोर्ट में केस चलाने और गृह मंत्री से माफी की मांग की अपनी मांगों से कितना पीछे हटते हैं। दिल्ली से नीता शर्मा के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जुड़े ताजे आंकड़े आए हैं और उसके मुताबिक लगातार दूसरे दिन 0.5% से ज्यादा कोरोना की संक्रमण की दर है। 0.68% पॉजिटिविटी रेट हो गई है। 24 घंटे में 331 नए केस सामने आए हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्यों ये केस सामने आ रहे हैं। इतनी भीड़, बिना मास्क के, बिना एहतियात के लोग घूम रहे हैं। तो करीब 6.5 महीने बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस 24 घंटे के अंदर आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक मौत हुई है। 25,106 कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा दिल्ली में अब तक हुआ है। 6 जून के बाद से सबसे ज्यादा कोरोना केस दिल्ली में बीते 24 घंटे में आए हैं। 2 जून के बाद से सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट है और 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए मरीजों की तादाद है 144 और सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 1289 हुई, जो करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। होम आइसोलेशन में भी 692 मरीज रखे गए हैं और सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.089% है कुल मरीजों की। रिकवरी दर 98.17% है। लेकिन ये तस्वीरें चेतावनी दे रही हैं कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, नया साल आने वाला है, ऐसी भीड़ सब जगह रही, कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं उन पर अमल नहीं हुआ, तो ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा, डराएगा। और ब्रेक के बाद देखिए 5 की बात मेरी सहयोगी नगमा के साथ।